राइट स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए बीपीएसएम 162 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये ऐसा सब्जेक्ट कोड है जिसका आपको पीवाईक्यू ढूंढने पर जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैं फिर भी आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन आंसर को लिया और साथ-साथ में इनके बुक का है कंप्लीट चैप्टर वाइज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आएँगे, उन सभी टॉपिक को मैंने लिया है, पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज़। सो आपको क्या करना है, पहले तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, पूरा ध्यान से समझना है कहाँ क्या है, क्या नहीं, क्या समझा रहा हूँ। देन आपको ये चैप्टर वाइज़ एंड मोस्ट क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको परचेज़ कर लेना व्हाट्सएप से। देखिए, बहुत ही ज़रूरी है ये एंड आपको ये जून एग्ज़ाम 2026 के लिए और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही काम देगा। जो स्टूडेंट दिसंबर में देने वाले हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जून जून में तो अभी आप दे ही रहे हैं, तो आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट तो इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर भी सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर है बीपीएसएम 162 भारत सरकार और राजनीति। स्टूडेंट्स, समझने से पहले अब आपको ना एक बार ये दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर एग्जाम 2025 का। दिसंबर एग्जाम 2025 का इसका जो आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम 2 घंटे का होगा और इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। आपका टाइटल देखिए, भारतीय सरकार और राजनीति। आपको यहाँ पर 2 भाग दिए गए हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कम से कम 1 भाग से 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक, चलो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आपको 400 शब्दों में उत्तर देना है। क्या कह रहा है? भाग में से 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में देना, आप सोच सकते हो, इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन भाग क में, भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी दृष्टिकोण की क्या कीजिए चर्चा। 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, 10 के लिए 10 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको 2.5 पेज 2 से लेके 2.5 पेज या फिर 3 पेज, 2 से 3 तक में आप रख लेना आंसर लिखने का, है ना, 2 से 3 तक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इससे भी 2 से 3 पेज में लिखना, सभी 10 मार्क्स के हैं। कार्यकारिणी को नियंत्रित करने के लिए संसदीय उपकरणों का विश्लेषण कीजिए। 4वां नंबर में आपका टिप्पणी पूछ दिया गया है 200 शब्दों में, सांप्रदायिकतावाद और राज्य, जेंडर और विकास। देखिए 200 शब्दों में बोला गया, फिर भी आपको यहाँ पर टिप्पणी 2 टिप्पणी बनाएंगे, आपको 2 टिप्पणी, है ना, क्या कह रहा है भाई, आपको प्रत्येक पर, है ना, प्रत्येक पर 2 टिप्पणी, मतलब आपको यह टिप्पणी दिया गया है तो टिप्पणी वाला जब भी क्वेश्चन बनाइएगा दोनों बनाना पड़ेगा। दोनों बनाएंगे, देखो 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो आप देखिए 5 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, 1 से 1.5 पेज में भी आप इसके लिए लिख सकते हो एक टिप्पणी को। इस तरह से भाग ख आया आपका, जाति, वर्ग और राजनीति के बीच संबंधों की क्या कीजिए चर्चा कीजिए। भारत में अमीर कृषकों और किसान आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास पर चर्चा कीजिए। निम्नलिखित पर 200 यहाँ पे टिप्पणी, ठीक। इस तरह से आपने क्या देखा, आपको 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 में से जो आपको सही लग रहा है 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। 10-10 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि 10 मार्क्स वाले इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके जो टोटल 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे, तो 5 क्वेश्चन अगर आप बनाना है तो 10 मार्क्स के ही तो होंगे। तो ये आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब चलिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और देखिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ये जो दिसंबर एग्जाम 2025 का मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, आप लोग इनका क्वेश्चन पेपर अभी जो मैंने दिखाया, इनसे क्वेश्चन लिख लो, कॉपी में नोट कर लो और इनका भी प्रिपरेशन आपको करना है, ठीक है, एग्जाम देने से पहले। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो भारत के सरकार और इनकी राजनीति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजनीतिक प्रक्रियाओं, राज्य, समाज और परिवर्तन की समझ में ये दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है। भारत भारतीय राजनीति और देश की व्यवस्था को समझने के लिए विचारकों के पास 3 अलग-अलग क्या है नजरिए हैं। कौन-कौन से?
तो पहला आपका है उदारवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण को ही नज़रिए कहते हैं और इनमें नियम और कानून पर राय के अकॉर्डिंग बात करें तो उदारवादी देखो ये सोच है, तो ये सोच क्या मानती है? उदारवादी यह सोच मानती है कि देश को संविधान, अदालतों, चुनाव और सरकारी नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। कौन कहता है? उदारवादी की। इस नज़रिए से के अनुसार समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और सरकार का काम क्या होता है? निष्पक्ष क्या है? अंपायर की तरह सबके बीच तालमेल को बिठाना। यह उदारवादी सोच किसी भी तरह की मार-काट या फिर क्रांति का विरोध करती है और मानती है कि चुनाव के ज़रिए धीरे-धीरे बदलाव लाना ही सबसे सही तरीका है। ठीक है? और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? ये अमीर-गरीब के बीच ये संघर्ष करवाता है, संघर्ष की बात करता है। अमीर और गरीब के बीच है ना, पूंजीपति और किसान के बीच समझ लो। तो पूंजीपति आप समझ लो या फिर गरीब के बीच ना खाई पैदा करता है और संघर्ष की बात करती है ये। तो यह सोच क्या होता है? उदारवाद के नियमों को केवल दिखावा मानती है। यह इसका साफ कहना है कि समाज हमेशा 2 हिस्सों में बँटा है, अमीर और गरीब, है ना? एक शोषक और एक शोषित वर्ग, ऐसे कहते हैं ये। मार्क्सवादी मानते हैं कि सरकार कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, बल्कि वह अमीर पूंजीपतियों की मददगार है, जो गरीब मज़दूरों को दबाकर रखती है। इनके अनुसार समाज में असली बदलाव शांति से नहीं, बल्कि गरीबों द्वारा आर्थिक ढांचे को बदलने और क्रांति करने से ही आएगा। फिर तीसरा है गांधीवादी दृष्टिकोण, ये सत्य, अहिंसा और गाँवों पर राय रखता है। यह नज़रिया इन दोनों से बिल्कुल अलग है, जो सत्य, अहिंसा, नैतिकता और खुद के शासन, स्वराज पर टिका है। गांधीवादी मानते हैं कि सत्ता जितनी ज़्यादा सरकार के पास जमा होगी, आम जनता का शोषण उतना ही बढ़ेगा। इसलिए यह सोच बड़ी-बड़ी मशीनों और सरकारी नियंत्रण के बजाय ग्राम स्वराज यानी गाँव को आत्मनिर्भर बनाने और सबका साथ और सबका विकास सर्वोदय पर जोर देती है। इसके अनुसार बदलाव बंदूक या फिर कानून से नहीं, बल्कि इंसान के हृदय परिवर्तन से आता है। ठीक है? गांधीवादी विचार के अनुसार। ये देख लिया आपने तीनों विचार। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि संप्रभुता, लोकतंत्र, संघवाद, मौलिक अधिकार और आपातकालीन प्रावधान मिलकर भारतीय राजनीति व्यवस्था के कामकाज को किस प्रकार आकार देते हैं। चलिए, भारतीय संविधान हमारे देश को चलाने वाली सबसे बड़ी क्या है? किताब है, समझ लो, है ना? तो देखिए, संप्रभुता और लोकतंत्र की बात अगर करें तो जनता की असली ताकत है ये। संप्रभुता का सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है और हमारे ऊपर किसी बाहरी देश का कोई भी हुक्म नहीं चलेगा, है कि नहीं? वहीं लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र यह पक्का करता है कि देश के असली मालिक जनता है। लोकतंत्र में क्या होता है? देश की जनता को असली मालिक माना जाता है। इसमें देश का नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे हर 5 साल में जनता से वोट माँगने आना ही पड़ेगा। इससे सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। अगला है संघवाद यानी शक्तियों का आधा-आधा बँटवारा। तो संघवाद में क्या होता है? भारत बहुत बड़ा और अलग-अलग भाषाओं वाला देश है, इसलिए यहाँ संघवाद को अपनाया गया है। जिसका मतलब है देशों में 2 तरह की सरकारें होंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो संघवाद में क्या होता है? शक्ति जो होता है उसको 2 अलग-अलग भागों में बाँट देता है। एक केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग, एक राज्य सरकार के अकॉर्डिंग। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी में अलग-अलग शक्ति है, मतलब सीएम के रूप में, ठीक? और एक है पीएम के रूप में, केंद्र सरकार। और दूसरा संविधान ने दोनों सरकारों के काम और अधिकार साफ-साफ बाँट दिए ताकि देश की एकता भी बची रहे और राज्यों को भी अपनी मर्ज़ी से काम करने की छूट मिले। अगला है मौलिक अधिकार। नागरिकों का सुरक्षा कवच ये। संविधान ने देश के लोगों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। अगर कोई सरकार या फिर पुलिस अधिकारी आपके अधिकारों को छीनता है, तो संविधान आपको अधिकार देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर इंसाफ माँग सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई सुन नहीं रहा है, तो आपको मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग दिया गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर यहाँ पर आपका बात ना सुना जाए तो। ठीक?
और अगला है आपातकालीन प्रावधान, संकट के समय एक होना। इसमें क्या होता है समझिए। जब देश पर कोई बड़ा संकट जैसे कि विदेशी हमला आ गया, भारी आर्थिक मंदी आ गई, तब संविधान आपातकालीन प्रावधान को लागू करते हैं या फिर इमरजेंसी लागू करते हैं। संकट के इस समय देश का पूरा सिस्टम राज्यों से सिमट कर, राज्य से हटकर यहाँ पर केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। देश की सुरक्षा और अखंडता की इसमें हर हाल में क्या करना पड़ता है, रक्षा करना पड़ता है, किसको? केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जाति और राजनीति के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता के बाद के काल में जाति की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया? भारत के समाज में जाति बहुत गहराई से जुड़ी है, इसलिए जब देश में चुनाव और राजनीति शुरू हुई तो इन दोनों का एक मजबूत रिश्ता बन गया। ठीक। पहला, राजनीति का जातिकरण, चुनाव में जाति का फायदा उठाना। तो इसमें भारतीय राजनीति में चुनाव जीतने के लिए जाति को एक बड़े हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां किसी भी इलाके में उम्मीदवार खड़ा करते समय वहां का जातिगत समीकरण सबसे पहले देखती है। चुनाव प्रचार में अपना ही जाति के लोगों को एकजुट किया जाता है और सरकार बनने के बाद मंत्रियों के पद भी जाति देखकर बांटे जाते हैं ताकि कोई नाराज ना हो। जाति का राजनीतिकरण, हक मांगने के लिए जातियों का एक होना इसमें। तो इसका दूसरा और अच्छा पहलू है कि राजनीति ने पिछड़ी और शोषित जातियों के भीतर अपने अधिकारों को लेकर एक नई चेतना जगाई। अब जातियां केवल समाज की ऊंच नीच तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मजबूत दबाव समूह बन चुकी है। ये सब एक होकर अपनी बड़ी संख्या के दम पर सरकारों से आरक्षण, नौकरी और अपने विकास के लिए खुलकर मोल भाव करते हैं। आजादी के बाद जाति के रूप में आया बड़ा बदलाव। आजादी के शुरुआती सालों में देश की राजनीति पर केवल ऊंची जातियों का कब्जा था, लेकिन 1980 और 90 के दशकों में विशेष रूप से मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद भारतीय राजनीति पूरी तरह से पलट गई। इसके बाद पिछड़ी और दलित जातियों का जबरदस्त राजनीतिक उभार हुआ और उन्होंने अपनी नई पार्टियां खड़ी कर दी। और जाति केवल भेदभाव का जरिया जरिया नहीं, बल्कि वह पिछड़ों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने और बराबरी का हक दिलाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। क्वेश्चन 4 में है, भारतीय संसद की संरचना और कार्यों पर चर्चा कीजिए। विधायी प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भारतीय संसद हमारे देश की वह सबसे बड़ी संस्था है जहां पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो संसद के द्वारा क्या बनाया जाता है? कानून। और संसद मुख्य रूप से 3 अंगों से मिलकर बनती है। ठीक। तो 3 कौन-कौन भैया? पहला लोकसभा, ठीक? तो लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका क्या होता है? राष्ट्रपति, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा की भूमिका देखिए, ये जनता का सीधा सदन होता है। तो लोकसभा संसद निचला सदन है, लेकिन इसके नेता सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए यह सबसे शक्तिशाली कानून बनाने के मामले में खास तौर पर पैसे और बजट से जुड़े मामलों में यानी धन विधेयक के संदर्भ में पूरी तरह और पूरी की पूरी ताकत रखता है। ठीक है? ये कहाँ किसके पास होता है? लोकसभा के पास। देश की सरकार तभी तक टिक सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल ठीक है, हो सके। अगला है राज्यसभा। तो राज्यसभा की भूमिका में क्या देखा? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यह राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जिससे सदस्य राज्यों के विधेयक द्वारा क्या सदस्य राज्यों के विधेयक द्वारा है ना, विधायकों द्वारा चुना जाता है। एंड यह सदन देश के अलग-अलग राज्यों के हितों की बात करता है। साधारण कानून के पास साधारण कानून को पास करने में इसे लोकसभा के बराबर अधिकार है। और राज्यसभा मुख्य रूप से एक पुनर्विचार करने वाले सदन की तरह काम करती है, जो लोकसभा द्वारा क्या भाई?
जल्दबाजी या फिर राजनीतिक दबाव में लिए गए फैसले को रोककर दोबारा सोचने का मौका देती है। अगला आता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में बैठते नहीं, लेकिन उनके बिना संसद का कोई भी काम नहीं हो पाता, कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, है ना? जब कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो जाता है, तो अंतिम पूरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास उसे आना पड़ता है। ठीक? जब तक उस कानून पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वह देश का कानून नहीं बना सकता। तो राष्ट्रपति के पास कानून को एक बार सुधार के लिए वापस भेजने की भी शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है? और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े प्रमुख वाद-विवादों और लोकतंत्र तथा समानता के साथ इसके संबंध पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करूँ, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी एक धर्म को नहीं, ठीक है, सिर्फ एक ही धर्म को नहीं, फिर बल्कि सभी धर्मों के साथ क्या करे? समान व्यवहार करे, समान व्यवहार के साथ, है ना, मेल-जुल करके रहे। हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, बदलने या फिर कोई धर्म ना मानने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पे ये होता है सेक्युलरिज्म, ठीक? धर्मनिरपेक्षता का मतलब। समझा गया? और भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म और राज्य को पूरी तरह अलग करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान करना है। और इसमें अगर बात करूँ तो धार्मिक निरपेक्षता से जुड़े प्रमुख वाद-विवादों की और लोकतंत्र तथा समानता के साथ इसके संबंध। तो धार्मिक के अगला जो स्टेप आपका है, धर्मनिरपेक्षता से जुड़े प्रमुख वाद-विवाद, ठीक? तो देखिए इसमें समान व्यवहार मतलब वर्सेस विशेष संरक्षण होना चाहिए। मतलब कि कुछ लोगों का इसमें मानना क्या है कि सभी धर्मों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक? और जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही उनकी सुरक्षा और अधिकारों की विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर दूसरा समान नागरिक संहिता। इसके अकॉर्डिंग कुछ लोग एक समान कानून का समर्थन करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कुछ लोग एक समान कानून का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ बने रहने चाहिए, ठीक है? और तीसरा में राजनीति के धर्म के अकॉर्डिंग कई बार चुनावों में धर्म का उपयोग किया जाता है। इस पर बहस होती है कि राजनीति और धर्म को अलग-अलग रखा जाए या फिर नहीं। फिर तीसरा में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, तो देखिए लोकतंत्र में सभी को नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं और धर्मनिरपेक्षता क्या? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? तो धर्मनिरपेक्षता हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देती है। इससे सभी धर्मों के लोग बिना भेदभाव के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और इसी में एक आता है धर्मनिरपेक्षता और इसी में आपका आता है धर्मनिरपेक्षता, इसी में एक आता है धर्मनिरपेक्षता, समानता, ठीक है? तो इसमें संविधान सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी धर्मों के साथ लोगों को समान अवसर और समान अधिकार मिलते हैं। इससे सामाजिक न्याय और भाईचारा बढ़ता है। समझ आ गया? तो कुल मिला के आपने क्या देखा? कुल मिला के आपने क्या देखा भाई? ये सब मैंने सभी बताया आपको। कुल मिला के क्या देखा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान करना, धार्मिक स्वतंत्रता देना, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना, ठीक है? यह लोकतंत्र, समानता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समझ आ गया? तो इस तरह से ये देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर।
अब यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकार वे जरूरी अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से 35 के तहत देश के हर नागरिक को दिए गए हैं ताकि वे सम्मान से जी सके। इन अधिकारों को खुद सरकार भी हमें हमसे छीन नहीं सकती, है कि नहीं? तो ये अधिकार सरकार की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाते हैं और आम जनता की आज़ादी की रक्षा करते हैं। यदि कोई नेता, सरकारी कर्मचारी या फिर पुलिस आपके अधिकारों को तोड़ती है तो आप बिना समय गंवाए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये अधिकार देश में सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो शक्तियों के पृथक्करण का सीधा सा मतलब है काम और ताकतों का बंटवारा। यह सिद्धांत इसलिए बनाया गया है ताकि देश की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था के हाथ में ना जाए और तानाशाही को रोका जा सके। और इसके तहत सरकार के तीनों हिस्सों के काम इस तरह साफ बटे हुए हैं। पहला विधायिका, तो विधायिका में देखें तो विधायिका का मुख्य काम देश की ज़रूरतों के हिसाब से नए कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का काम उन कानूनों को अधिकारियों और पुलिस के ज़रिए देश में लागू करवाना। और न्यायपालिका का क्या होता है काम? कानून का पालन करवाना और कानून तोड़ने वाले को सजा देना, ठीक है? इस तरह से। तो भारत में तीनों बिल्कुल अलग-अलग काम नहीं करते बल्कि इस नियंत्रण संतुलन के नियम पर चलते हैं जहाँ तीनों एक दूसरे की कमियों पर नज़र रखते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सामाजिक पहचान के रूप में जाति और वर्ग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में किसी भी इंसान की सामाजिक पहचान 2 अलग-अलग चीज़ों से तय होती है, इसकी जाति और दूसरा उसका वर्ग। इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर बहुत ही आसान है जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। जाति जन्म पर आधारित है। जाति व्यवस्था पूरी तरह इंसान के जन्म से तय होती है। आप जिस जाति में पैदा हो गए हैं, जीवन भर उसी का हिस्सा रहेंगे आप, सही बात है। इसे आप अपनी मर्ज़ी, पढ़ाई या फिर पैसों के दम पर भी बदल नहीं सकते। जो जात में जन्म लिए, आप उसी जात में रहेंगे। इसलिए इसे एक बंद व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला वर्ग पैसों पर आधारित है। वर्ग व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, कमाई और उसके पेशे पर तय होती है, जैसे जैसे अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा और काबिलियत के बल पर अपना वर्ग बदल सकता है, इसलिए इसे खुली और गतिशील व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रमुख दल प्रणाली से आप क्या तात्पर्य है? भारत में कांग्रेस प्रणाली के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। एक प्रमुख दल प्रणाली का मतलब है यह नहीं कि किसी देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं है। चुनाव में पार्टियां तो है, बहुत सारी है, खड़ी होती है, लेकिन देश की सत्ता पर लंबे समय तक किसी एक बड़े दल का पूरा कब्जा बना रहता है। भारत में कांग्रेस प्रणाली का दौर इसी का उदाहरण था। आज़ादी के बाद भारत के शुरुआती सालों में ठीक यही नजारा था, जिसे प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया था। इस साल 1947 से लेकर 1967 तक केंद्र और देश के लगभग सभी राज्यों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही राज था। आज़ादी की लड़ाई होने और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लोकप्रिय चेहरे के कारण देश की जनता आंख बंद करके केवल कांग्रेस को ही चुनती थी, जिससे विपक्ष बहुत कमजोर था। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? शासन में उनकी भूमिका पर स्पष्ट कीजिए। राजनीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में लिखे गए हैं। ये असल में वो जुड़ी सुझाव या फिर सलाह है जो संविधान बनाने वालों ने आने वाली सरकारों को दिए थे। देश को चलाने शासन में इन सिद्धांतों की मुख्य भूमिका यह है कि भले ही इन सिद्धांतों को लेकर आप केस करने अदालत नहीं जा सकते, लेकिन संविधान कहता है कि देश को चलाने के लिए ये बातें सबसे बुनियादी है। सरकारों का यह फर्ज है कि वे जब भी
कोई नया कानून या फिर सरकारी योजना बनाएँ तो इन बातों को ध्यान में रखें। इनका असली मकसद भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहाँ हर गरीब को मुफ्त शिक्षा, इलाज और रोज़गार मिल सके। ठीक? तो इस तरह से जो 10 क्वेश्चन्स था ये 10 क्वेश्चन्स आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया मैंने आपको। उसके बाद है भैया आपका स्टार्ट होता है बुक, ठीक? तो चैप्टर वाइज़ यहाँ पर आपको नोट्स दिया गया है, जो आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक? आप लोग देख सकते हैं अलग-अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए मान लो पहला आपका सेक्शन था भारतीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, इसमें से आपके कई चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है उदारवादी दृष्टिकोण, ठीक? तो उदारवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका परिचय, ठीक है? बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में दिया, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में, ठीक? तो आप लोग क्या कीजिए, अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो ईज़ी लैंग्वेज आप लोगों के लिए नोट्स बना है चैप्टर वाइज़, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इस सभी का एक्सप्लेन कराऊँ, तो आप लोग वीडियो रोक कर भी आप इसको समझ सकते हैं। या फिर आप ये करें कि आप ना ये जो पीडीएफ है आप व्हाट्सएप से परचेज़ कर सकते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है? तो ये पीडीएफ परचेज़ कीजिए, अपने से बैठकर पढ़ लीजिए पूरा सभी ठो, है ना? रिवाइज़ कर लीजिए। एक झलक पूरा चैप्टर का अगर देख लिए ना, चैप्टर वाइज़ नोट्स देख लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आराम से आप देंगे। गांधीवादी दृष्टिकोण, है ना? अलग-अलग दृष्टिकोण यहाँ अलग-अलग चैप्टर में दिया देखो। जितने भी मेन टॉपिक है यहाँ पर, उन सभी मेन टॉपिक को यहाँ पर लिया गया है। फिर सेक्शन 2 स्टार्ट होता है भारतीय, इनमें मूलभूत विशेषताएँ। अगला चैप्टर 5 है आपका मौलिक अधिकार। देखिए बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बनाया गया है। ये मैं इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो परचेज़ करना नहीं चाहते हैं, है ना? तो ये उनके लिए है जो वीडियो देखकर रोक कर आप अपना अ, तैयारी कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, छठा चैप्टर। सबसे पहले इंट्रो है चैप्टर का, उसके बाद आपका अलग-अलग पॉइंट का यहाँ पर आंसर मतलब समझाया गया है ईज़ी लैंग्वेज में। फिर सेक्शन 3 है संस्थाएँ, जिसमें चैप्टर 7 है आपका विधायिका, संसद। अगला चैप्टर 8 है आपका कार्यपालिका। चैप्टर 9 है आपका न्यायपालिका। फिर आता है आपका सेक्शन 4 समाज और राजनीति। फर्स्ट चैप्टर है इसमें चैप्टर 10 जाति, वर्ग और जनजाति।
चैप्टर आपका 11 है जेंडर। चैप्टर 12 है मजदूर एवं किसान। फिर सेक्शन 5 में है आपका धर्म एवं राजनीति, जिसमें चैप्टर 13 है आपका धर्मनिरपेक्षता। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा भी था। चैप्टर 14 है आपका सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। और सेक्शन 6 में है भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था, जिसमें चैप्टर 15 में है आपका दल एवं दलीय व्यवस्था। इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए और चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। ठीक, इस तरह से आप लोग फटाफट ये पीडीएफ परचेस कर लीजिए एग्जाम से पहले। 2 घंटा पहले भी अगर 1 घंटा 2 घंटा पहले भी अगर इसको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो जरूर है आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।